फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। काकोरी में 500 बीघा की अवैध बंधन सिटी व कनौजिया सिटी पर गर्जा बुलडोजर। शहर में अनियोजित विकास के खिलाफ एलडीए की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई। 25 जेसीबी व 2 पुकलैंड मशीन से ध्वस्त किए गए हैं अवैध निर्माण। और आपको बता दें 11 घंटे चला यह अभियान। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 3 की टीम ने की कार्रवाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शनिवार को आयोजित विकास के खिलाफ अब तक की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान काकोरी में 500 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में अवैध रूप से विकसित की जा रही बंधन सिटी व कनौजिया सिटी पर बुलडोजर चलाया गया है और 25 जेसीबी व 2 पुकलैंड मशीन की मदद से लगातार 11 घंटे तक चली कार्रवाई में सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इसके पहले एलडीए ने कुकरेल नदी के किनारे अवैध रूप से बसे अकबर नगर को ढहाया था, जो कि अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदेश का सबसे बड़ा अभियान था। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस वे पर 6,580 एकड़ क्षेत्रफल में वरुण विहार योजना विकसित की जा रही है, जिसके लिए काकोरी में 12 गांव की भूमि किसानों से जुटाई जा रही है। इनमें कुछ जगहों पर निजी विकासकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य कराया जा रहा है, जिसके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में शनिवार को अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के नेतृत्व में प्रवर्तन जोन 3 की टीम ने काकोरी के ग्राम दोना, तेज कृष्ण खेड़ा और साथ ही सकरा में अभियान चलाया है। जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि अनीश सिंह, विपिन कुमार व अन्य ग्राम दोना एवं तेज कृष्ण खेड़ा की लगभग 380 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग कार्य करते हुए बंधन सिटी विकसित की जा रही थी। इसी तरह सोनू, कनौजिया व अन्य ग्राम द्वारा सकरा में लगभग 150 बीघा क्षेत्रफल में कनौजिया सिटी विकसित की जा रही थी। एलडीए से लेआउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही इन दोनों अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए हैं। जोनल अधिकारी ने बताया कि शनिवार को सुबह 7 बजे मौके पर पहुंचे। खबर नैनीताल से है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 15 दिसंबर को होने वाले हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी कुर्बान अली ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। सोमवार को मतदान होंगे। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मतदान होंगे। इस वर्ष 1770 मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुछ पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और साथ ही अध्यक्ष पद के 4 प्रत्याशी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद के 2 प्रत्याशी, महिला उपाध्यक्ष के 2 प्रत्याशी, सचिव के 3 प्रत्याशी, कोषाध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशी, कनिष्ठ कार्यकारिणी की अपेक्षा 8 लोग मैदान में। इस बार 15 दिसंबर को चुनाव का परिणाम घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। वोट होना है। सुबह 10 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगी और शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। इस बार जो वोटर है, थोड़ा सा वोटिंग लिस्ट हमारी जो है, वोटर्स जो हैं मतदाता ज़्यादा हैं, तो 1770 के लगभग जो है हमारे मतदाता इस टाइम हमें दिखाई दे रहे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसमें से करीब 50 जो मतदाता हैं वो कल टेंडर वोटिंग के तौर पे अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं। सोमवार के लिए हमारी सबसे जो प्राथमिकता है इस बार वह है वन वार वन वोट का सख्ती और कड़ाई से पालन करें। उसके लिए हमने जो है एक एफिडेविट, जो वैसे तो हर साल ले आता है, लेकिन हमने उस पर इस बार विशेष तौर पे जो है काम किया है और उस विशेष तौर पे काम करके हम उस लोगों को प्रोवाइड भी करा दिया है और लोग जमा भी कर रहे हैं। और ऐसा हमारा विश्वास है कि मैक्सिमम लोग जो हमारे वहाँ जेन्युइन प्रैक्टिस करते हैं वही लोग वोट करेंगे और हमारा जो ये मतदान की प्रक्रिया जो है पारदर्शी तरीके से संपूर्ण हो जाएगी।
कुछ पद हमारे वहाँ निर्विरोध जो है निर्वाचित हो गए हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों के बीच इलेक्शन होना है उनमें अध्यक्ष पद के 4 प्रत्याशी हैं, 1 पद के सापेक्ष। उसी तरीके से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2 प्रत्याशी हैं, महिला उपाध्यक्ष पद पे 2 प्रत्याशी हैं, सेक्रेटरी के 3 प्रत्याशी मैदान में आज की डेट में, एक पद के सापेक्ष, कोषाध्यक्ष के 1 पद के सापेक्ष। पाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला आबिद नगर की निवासी महिला दुकानदार नगमा के साथ दबंगों द्वारा गाली गलौज एवं धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित के अनुसार आपको बता दें 13 दिसंबर 2025 को दोपहर के समय वह अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी उसी मोहल्ले के रेहान उर्फ गुड्डू दुकान पर पहुंचे और जबरन 1000 रुपए उधार देने का दबाव देने लगे और साथ ही उधारी देने से इनकार करने पर आरोपी ने महिला के साथ गंदी गालियां दी और दुकान पर रखा सामान फेंक दिया। साथ ही धमकी दी है कि यदि दुकान चलानी है तो उधार देना पड़ेगा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने थाना पाली पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगमा क्या हुआ? बस 3 दिनों से बहुत परेशान कर रखा था। रिजवान नाम का लड़का 3 दिनों से आता था, बहुत 2 दिन से बहुत ज्यादा। तीसरे दिन आज मुझे गाली देकर बहुत मारा, चोटी पकड़ गलेवान पकड़ लिया हमारा। पकड़ने के बाद बहुत बेइज्जती की है। और देखो पैसे आ रहे थे मेरे कुछ उससे उधारी, तो मैंने कहा दे दे नहीं तो यहाँ से चला जा, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके। और गया नहीं यहाँ से। हमारे शौहर घर पे थे नहीं, वो उनकी तबीयत खराब है, वो दवाई भी गए थे। जी पहले के बाद बाकी थे, कुछ 1000 से कुछ नीचे हो या ऊपर हो। बस बहुत दिन हो गए, कम से कम नहीं तो हो गए 6 साल 7 साल हो गए यहाँ पे दुकान चलाते हुए। 1000 कुछ रुपए मतलब नीचे हो, डायरी में देखना पड़ेगा 1000 से ऊपर या नीचे होंगे। और बहुत बेइज्जती की है हमारी। जी दी है, आई थी। उन्होंने कहा कि आ जाओ थाने पे और यहाँ पे दफ्तरी करा दी। जी थाना सवाईशपुर पुलिस ने अवैध तमंचा व चोरी की नकदी सहित 17 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जनपद में अवैध शस्त्रों की निर्माण, बिक्री एवं परिवहन व पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत थाना सवाईशपुर पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शातिर अपराधी को अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस तथा चोरी की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। थाना सवाईशपुर पुलिस द्वारा 13 दिसंबर 2025 को की गई कार्रवाई में अभियुक्त विशाल उर्फ यश उर्फ मोन्टू पुत्र स्वर्गीय रमेश निवासी मोहल्ला कंजड़पुरवा कस्बा व थाना सवाईशपुर जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से अदद तमंचा, 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर व 5000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार बरामद नकदी थाना पाली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 482/25 धारा 303(2) से संबंधित है। इस संबंध में थाना सवाईशपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 214/25 धारा 317(2) BNS व 3/25 आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त विशाल उर्फ यश उर्फ मोन्टू के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें, सराहनीय कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक राम शरण सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज यादव, कांस्टेबल रक्षपाल शामिल रहे। पुलिस का कहना है जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी इसी तरह से सख्ती से जारी रहेगा। महोबा में इफ्टो टोक्यो बीमा कंपनी द्वारा किसानों की अचानक 40,000 फसल बीमा पॉलिसी रिजेक्ट करने का मामला सामने आया है, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया। मामले से परेशान किसानों ने बीमा कंपनी पर लाखों रुपए का प्रीमियम जमा करने के बाद करोड़ों रुपए न देने के चलते पॉलिसी रिजेक्ट करने का आरोप है। इफ्टो टोक्यो बीमा कंपनी की आपत्तिजनक कार्यप्रणाली के चलते एकजुट होकर किसानों ने सदर तहसील में प्रदर्शन किया और जिला कृषि उप निदेशक से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। महोबा सदर तहसील में जय जवान जय किसान संगठन के बैनर तले एकजुट हुए किसानों ने इफ्टो टोक्यो कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बुंदेलखंड का किसान पहले से ही प्राकृतिक दैवीय आपदा से परेशान है, जिसको लेकर किसानों ने हाल ही के दिनों में खरीफ की फसलों का बीमा कराया था। किसानों का आरोप है कि कंपनी द्वारा करीब 40,000 किसानों का लाखों रुपए प्रीमियम का जमा करने के बाद बिना किसानों को नोटिस दिए फसल बीमा पॉलिसी रिजेक्ट कर दी है। शनिवार को फसल बीमा पॉलिसी रिजेक्ट होने की भनक लगते ही किसान परेशान हो गए हैं और उन्होंने
एकजुट होकर किसानों की आवाज उठाने वाले जय जवान जय किसान संगठन के बैनर तले सदर तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया है। किसान राजू राजपूत, लाल सिंह आदि का आरोप है कि हम सभी किसानों ने किसी तरह अपनी फसलों का कर्ज लेकर बीमा कराया था, जिससे कि हमें कुछ राहत मिल सके। हमें अपनी फसलों का प्रीमियम भी जमा कर दिया था, मगर बीमा कंपनी ने अचानक हमारी फसलों की बीमा पॉलिसी को हटा दिया है। क्या समस्या आ रही है किसानों के सामने और क्यों ऐसी समस्या आई जो आप बता रहे समस्या ये है कि जो बीमा कराया था इस बार किसानों ने, तो 40,000 पॉलिसी रिजेक्ट हो गई। और यहाँ डीडी साहब पे आ गए तो वो कह रहे कि बीमा कंपनी जाइए, इफ्को के आ गए तो वो कह रहे कि लेखपाल जी से और तहसील उससे दस्तखत कराइए, स्टाम्प पे सब लिखिए, और जमा करने के बाद भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। कितना कितना कैसे जवाब दिया? अब वो जितना जैसे 550-600 रुपये पर हेक्टेयर है मटर का, वो चना उसका तिली का, उड़द का, कोई मूंगफली का भी कराए हैं। और मूल किसान इसमें जैसे क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बुंदेलखंड में 90% किसान सूखा से कहीं ओलावृष्टि से परेशान है, तो 90-95% किसान ग्रीन कार्ड बनाया है, सब डिफाल्टर है। तो किसी ने अपने बेटे के नाम करा दिए, किसी ने बहू के नाम करा दिए, और किसी की मूल किसान की रिजेक्ट कर दी कंपनी ने पॉलिसी। किसी ने लड़के के नाम करा दी, बिटिया के नाम करा दी, या बिटिया के नाम जमीन है तो लड़के अपने नाम करा ली, तो वो भी रिजेक्ट कर दी कंपनी ने बिना नोटिस दिए। कई किसानों को तो पता नहीं है अभी, वो कंपनी जाओ तो वो कहते जय जवान जय किसान वाले कहाँ जाओ, यहाँ जाओ तो यहाँ अध्यक्ष जी अपनी खेती कर रहे हैं। अरे हम तो जो किसान के आज 600 रुपये बोरी मिल रही, यूरिया की, डीएपी की मिल रही, 8-2 है, तो उसमें भी तो वो भी तो भ्रष्टाचार है। हजारों करोड़ का रॉयल्टी घोटाला हुआ, महुआ जिला में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो उसमें उसमें क्यों न चले, वही तो राजस्व का पैसा है। किसान मर रहा है, फिर 3 दिन हो गए, क्या होता है बगल वाले, अब इनकी पॉलिसी रिजेक्ट हो गई तो कोई जिम्मेदारी गिलाने, बताओ आप। या तो किसान सब लोग, अभी सोमवार का समय दिया अध्यक्ष जी ने, बात हुई और तो बोले सोमवार के हम अप्रूव कराएंगे, तो सोमवार सब किसान अप्रूव कराएंगे। हम कहा आप जांच करा लो, हम कहा 40,000 फर्जी किसान तो होंगे नहीं है, हम कहा 10,000 मान लो, 15,000 मान लो, 20,000 तो अच्छे किसान है ना, मूल किसान है, या तो ग्रीन कार्ड उनके डिफाल्टर है। तो उन्हें कहीं लड़के के नाम का, आज बुंदेलखंड की स्थिति आपको ही पता है कि सब किसान डिफाल्टर है। 95% बैंक से लोन है, और उनके ग्रीन कार्ड तो बीमा कहाँ से करा ले, वो तो प्राइवेट तौर पर बीमा करा रहा हो, कोई लड़का के नाम करा रहा हो, कोई पत्नी के नाम करा रहा हो, या अपने और को के नाम करा रहा हो, बहू के नाम करा रहा हो, और फसल को पूरा नुकसान है। आपको पता है, इतनी बार तो भाई, और कंपनी के फायदा हो गई, अब तक विवाद नहीं भाई, जो स्थिति है कई गाँव में। अब हमारे गाँव में जो समझ लो 30% 20% विवाद रह गई। कंपनी के जो हो गए बात सबसे ज्यादा नुकसान, वो रिपोर्टें लगी सब में, कंपनी के पैसे देने आओ, और सब रिजेक्ट कर दी बिना नोटिस दिए। हमारी प्रीमियम फीस तो गई, प्रीमियम ले लिया पूरा। लगभग कितने ऐसे किसान हैं और कितना प्रीमियम? 40,000 पॉलिसी रिजेक्ट भाई पूरे महुआ जिला में। अब 40,000 मान लो आपको, 4-5 करोड़ रुपया प्रीमियम, 5-6 करोड़ रुपये मान लो। बीमा तो काहे रिजेक्ट ही हो गई पॉलिसी में, बीमा काहे के मिलने, जो रिजेक्ट कर दी उनने तो। और हर गांव के किसान है, एक गांव के शिकायतें आ रही हैं, और आपके द्वारा क्या कार्रवाई के या आश्वासन दिया गया उनकी मदद के लिए? हमारे पास अभी तक एक शिकायत आई है आज, उसको हमने बीमा कंपनी को लिख दिया, उससे पूछा है कि भाई नहीं, इसका रिजेक्शन का कारण क्या है। किस तरह का है सर, क्या शिकायत में आया है? क्या शिकायत में ये आया है कि जो टेनेंट के रूप में किसानों ने बीमा करवाया था, तो उन किसान का कहना था ये था कि हमने अपने दादाजी की ज़मीन का बीमा करवाया, और उनकी पॉलिसी पहले अप्रूव हुई है, फिर रिजेक्ट हो गई, ये उनका आरोप है। लेकिन पॉलिसी अप्रूव तो हुई नहीं, सीएससी के बकेट में पड़ी हुई थी, और वो पॉलिसी वापस ली गई है, उसके बाद ये रिजेक्ट की गई होंगी। अभी मुझे एग्जैक्ट जानकारी भी नहीं है कि कितना पॉलिसी रिजेक्ट की गई है। सर क्या लगता है, क्या मायने हैं इसके पॉलिसी रिजेक्ट करने के, या क्या लगता है आपको कितने लोगों ने यहाँ पे, कितने किसान हैं, कितने हेक्टेयर जमीन है महुआ में?
नहीं, जमीन अब हेक्टेयर जमीन कितना है, कितना बीमा करवाया गया, अब ये तो एग्जैक्ट नहीं है ना भाई। एक आध जैसे एक गांव का था, शायद पनवाड़ी का है वो मामला, जिसमें 0.286 हेक्टेयर जमीन है, उसका 286 हेक्टेयर का बीमा हो गया। अच्छा। फिर उसको हमने वहाँ तहसील को लिखा था, तो अब संभवतः सही हो गया होगा घाटा। वो घाटे में जो है, घाटे का जो 0.286 हेक्टेयर ज़मीन थी घाटे की, लेकिन बीमा करवाने वालों ने उसको 286 हेक्टेयर दिखा दिया। अब इसमें गलती किसकी है? पोर्टल में वो 286 हेक्टेयर ही दिख रहा था। आपने अभी सर किससे बात करी है इस मामले में? अभी हमने बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक से बात किया है इस संबंध में कि इसमें जो है, जो भी पॉलिसियाँ रिजेक्ट की गई हैं, तो अभी हमारे पास जो एप्लीकेशन आए वो एप्लीकेशन उनको भेज दिया है कि इसकी जांच करके हमें आख्या दें। सर रिजेक्ट क्यों हुई पॉलिसी? क्या तो उसी के संबंध में तो मैंने मांगी है आख्या। सर बताया जा रहा है तकरीबन 40,000 पॉलिसियाँ। अभी हमें कंफर्म नहीं है ना इसकी सूचना हमें कितने पॉलिसियाँ रिजेक्ट हुई हैं। नहीं, आप सर जैसे आपके मायने से क्या लग सकता है, क्यों रिजेक्ट हो रही है? नहीं, इसमें जो पॉलिसी रिवर्ट की गई थी उसमें ये था कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की कमी थी। जैसे किसी का मान लीजिए हलफनामा नहीं लगा था, किसी की खतौनी किसी के नाम पे थी, बीमा किसी के नाम पे था, तो इस तरह की पॉलिसियाँ रिवर्ट की गई थी। किसान तो कह रहे हैं सर कि हमसे प्रीमियम जमा करा लिया गया, उसके बाद रिजेक्ट तो किसान से ज़बरदस्ती थोड़ी करवाया गया बीमा प्रीमियम। भाई किसान ने खुद किया है, ऑनलाइन किया है, किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी किया करवाया है कि भाई आप जमा करो। भाई हमारा काम मान लीजिए प्रचार प्रसार करना है, तो हम तो जो उसकी गाइडलाइन होती है उसके अनुसार प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई इसकी ये गाइडलाइन है, इसके अनुसार अपना किसान लाभ ले सकता है। सर जिम्मेदार कौन है? रिजेक्ट हो गई, जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार के भाई, अब इसमें मान लीजिए पॉलिसी रिजेक्ट हुई होंगी तो अब उसमें कोई ना कोई कमी होगी, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? जनपद न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत 1.5 लाख वादों के निस्तारण का रखा गया लक्ष्य। 1,24,000 वाद सूचीबद्ध। जिला जज सिविल, व्यवहारिक, मोटर दुर्घटना व बैंक मामलों का निस्तारण। जिला जज 11 साल पुराने महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाम अमरावती वाद का निस्तारण। जिला जज सुलह समझौता से निस्तारित मामलों में 2 अधिवक्ता सम्मानित। जिला जज लोक अदालत में निस्तारित वादे होंगे अंतिम, पुनः सुनवाई नहीं। जिला जज कम खर्च में त्वरित न्याय दिलाना राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य। जिला जज गाजीपुर जनपद न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जनपद न्यायाधीश ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे विजय कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूतन द्विवेदी सहित न्यायिक अधिकारी, विभागीय अधिकारी, अधिवक्तागण एवं बड़ी संख्या में वादकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि यह वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि कम खर्च में त्वरित गति से वादों का निस्तारण करना, ताकि आम जनता को आर्थिक बोझ से राहत मिले और समय की भी बचत हो सके। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 1.5 लाख वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से अब तक 1,24,000 वाद सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। वर्ष 2014 से लंबित महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाम अमरावती नामक वाद करीब 11 वर्षों के बाद सुलह समझौता के माध्यम से सफलतापूर्वक निस्तारित किया गया। उन्होंने कहा कि भले ही इस वाद के निस्तारण में समय लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की कहावत को चरितार्थ करते हुए मामले को शांतिपूर्ण समाधान किया गया, जिसके लिए संबंधित अधिवक्ता को सम्मानित किया गया। जनपद न्यायाधीश ने उम्मीद जताई है कि इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण होगा, और साथ ही क्योंकि अधिवक्ता गण और साथ ही वादकारी अपने अपने मामलों के समाधान को लेकर काफी उत्साहित है और आपसी सहयोग से वाद निस्तारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य रूप से सिविल वाद, व्यवहारिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद और साथ ही बिजली विभाग से जुड़े वाद और बैंक संबंधित मामलों का निस्तारण किया जा रहा है।
आज इस वर्ष का अंतिम लोक अदालत है और हमारा उद्देश्य है कि कम खर्चों में मुकदमों का त्वरित गति से निष्पादन किया जाए, जनता को खर्चों से बचाया जाए, उनका समय की बचत हो, यही मुख्य उद्देश्य है। सर कितने लक्ष्य रखे गए हैं, कितने बाद? लक्ष्य हमारा जो है नियर अबाउट 1.5 लाख रखे गए हैं, लेकिन इसमें हमारे 1,24,000 मुकदमे अब तक सूचीबद्ध हो चुके हैं और अभी विद्वान अधिवक्तागण के सहयोग से और मुकदमे हमारे डिस्पोजल होंगे इसमें। सर लोक अदालत के मंच पे कुछ अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया गया था। जी हाँ, अभी जो है एक वर्ष 2014 से एक मुकदमा चल रहा था, वो मुकदमा है आपका 13/2014 महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाम लाला अमरावती के नाम से था। इसमें विद्वान अधिवक्तागण ने सहयोग करके उस मुकदमे को इस लोक अदालत के माध्यम से सुलह करा दिया गया, इसलिए वो दोनों विद्वान अधिवक्तागण को हमने सम्मानित किया। 11 साल लग गए सर? जी हाँ, 11 साल लग गए और लेकिन देर आए दुरुस्त आए, दोनों लोग जो है आपसी वार्ता से उस मामले का निपटारा कर लिया। क्या उम्मीद लग रही है सर इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत में? उम्मीद हमारी अच्छी है, अच्छा मामलों का निपटारा होगा। सभी विद्वान अधिवक्तागण, वादकारीगण काफी उत्सुक हैं और सहयोग कर रहे हैं मामले के निपटारे के लिए। मुख्यतः किस तरह के इसमें वाद सर निपटारा? मुख्यतः इसमें सिविल प्रकृति के वाद होते हैं, वैवाहिक वाद हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के वाद हैं, बिजली के वाद हैं और बैंक संबंधी वाद हैं। इसमें जनपद बदायूं के कोतवाली सदर क्षेत्र के बड़े सरकार आपको बता दें दरगाह पर आज पुलिस की आला अधिकारी और भारी मात्रा में पुलिस रोहिंग्याओं की तलाश में निकली। तलाश शुरू होने से पहले ही बाहर से रह रहे जरीनों के रूप में कई झोपड़ी झुग्गी वाले ताला डालकर मौके से फरार हो गए। तलाश करने पर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। आपको बताते चले कि जनपद बदायूं अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेंद्र द्विवेदी, सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय व सिटी मजिस्ट्रेट सहित आला अधिकारी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स के साथ कोतवाली सदर क्षेत्र के बड़े सरकार दरगाह पर पहुंचे और आपको बता दें SIR चलते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान चलाने से पहले ही सालों से रह रहे बाहर से जायरीनों ने अपनी झुग्गी झोपड़ी में ताला डालकर और मौके से फरार हो गए। वहीं चेकिंग के दौरान कई संदिग्धों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और वहां पर रहने वाले जायरीनों के आधार कार्ड एवं वोटर ID चेक की। उसके बाद कल तक दरगाह को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। जो भी लोग खाली नहीं करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर दरगाह में एक मौलाना टेंट में मदरसा चलाते हुए मिले और चोरी की बिजली भी चला रहे थे। मौलाना को रात 8 बजे तक मदरसा खत्म करने का अल्टीमेटम दिया गया और साथ ही वक्फ बोर्ड की जमीन पर हजारों की संख्या में रह रहे झुग्गी झोपड़ी वालों में आज कार्रवाई का असर दिखाई दिया। दरगाह के अंदर किराने की दुकान, प्राइवेट क्लिनिक भी पुलिस को दिखाई दिए तो पुलिस ने उन्हें भी अल्टीमेटम दिया है। और अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेंद्र द्विवेदी ने कहा कि कोई भी बाहर का व्यक्ति दरगाह पर नहीं रुकेगा। यहाँ धार्मिक स्थल है, यहाँ पर बाहर से आए जायरीन अपना अपना उपचार कराकर तुरंत अपने अपने घरों को वापस लौटे, वरना सभी के खिलाफ सख्त निर्देश दिए गए। और साथ ही झुग्गी झोपड़ी में नाजायज तरीके से चल रही बिजली को कटवाने का सिटी मजिस्ट्रेट ने बिजली विभाग को आदेश दिया। वक्फ बोर्ड के सदस्य भूरे पीर जी ने पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया। पुलिस की कार्रवाई से डरे झुग्गी झोपड़ी वालों ने तुरंत अपनी झोपड़ियां उखाड़नी शुरू कर दी है और कल तक झुग्गी झोपड़ी वालों ने खाली करने की जगह का समय मांगा है। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है जब तक बाहर के रह रहे लोगों से दरगाह खाली नहीं हो जाएगी तब तक रोज चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
जा रहा है, क्या है पूरा मुद्दा? जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और घुमंतु लोगों के वेरिफिकेशन के संबंध में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इनकी 3 पीढ़ियों के लोग कहाँ से रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस उद्देश्य से आए हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और उनके डॉक्यूमेंट के अलावा उनके पूर्वज परंपरा में 3 पीढ़ी से लोग कहाँ के रहने वाले हैं, ये अभियान चलाया जा रहा है। आज से अभियान शुरू हुआ है और निरंतर ये चलता रहेगा। और उनको ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अवैध रूप से रह रहा है तो उनको जो है नियमानुसार उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। उनको भी सचेत किया जा रहा है और कुछ लोग अपने आप से जा रहे हैं और जहाँ ये लोग रह रहे हैं वक्त के लोग भी इनको बता रहे हैं कि यहाँ से लोग जाएं और अनावश्यक रूप से जो रह रहे हैं वो यहाँ से चले जाएं। उनके बारे में वक्त के लोगों ने अपील की है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा इनका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। सर, आज अभी आप आए तो आपने यहाँ पे देखा कि हम लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने क्या किए, जैसे आधार कार्ड और क्या लगा आपको कि लोग वास्तव में अवैध रूप से रह रहे हैं? नहीं, कई लोग दूसरे जनपदों से आके भी रह रहे हैं। एक धार्मिक स्थल है तो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, बरेली से, शाहजहाँपुर से, फैजाबाद से, कई जनपदों के लोग हैं, उनका वेरिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं। कई ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो संदिग्ध होते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। जो उनके मूल स्थान हैं उनसे वहाँ से भी वेरिफिकेशन कराया जा ठीक है। लोग रह रहे हैं बाहर के, तो प्रशासन इनके खिलाफ जो अभियान चला रहा है, तो किस तरीके से आप लोग सहयोग कर रहे हैं? हम लोग पूरा सहयोग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ ज़ालिम काफ़ी दिनों से पड़े हुए हैं, जिनका कोई पता ही नहीं है कहाँ के हैं, कौन है। हम लोग कमेटी और पीरजी लोग सब लोग कह चुके हैं अपने अपने घरों को जाओ, लेकिन नहीं जाते। इसलिए हमें प्रशासन से गुहार करना पड़ी कि जो फालतू लोग हैं वो अपने अपने घरों को जाए। तो SIR के माध्यम से जो ये चलाया जा रहा है, बाहर के लोग रह रहे हैं, 3 पीढ़ियों का ब्यौरा दिया जा रहा है, तो उसमें आप लोग क्या इनके लिए हम लोग कह रहे हैं उनसे अपनी आदि दिखाओ, अपना प्रूफ दिखाओ। जो आदि प्रूफ जिनके पास नहीं है वो जाए। जिनके पास प्रूफ है वही रहेंगे। नहीं, जिनके पास प्रूफ है वो क्यों रहेंगे यहाँ पर? तो 40 दिन का यहाँ है चल रहा होता है, वो 40 दिन रहे, उसके बाद प्रशासन से हम कहते हैं निकालें उन्हें। प्रतापगढ़ में कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिले। चेयरमैन सीमा सिंह, प्रतिनिधि सचिन सिंह और साथ ही शोलू की अगुवाई में हुआ कंबल वितरण समारोह। मुख्य अतिथि डीएम शिव सहाय अवस्थी, विशिष्ट अतिथि बीजेपी जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवासी रहे मौजूद। डीएम सहित अन्य वक्ताओं ने सचिन सिंह के कार्यों की सराहना की और साथ ही गढ़वारा टाउन एरिया में आयोजित हुए कंबल वितरण समारोह। ये कंबल वितरण कार्यक्रम हमारा व्यक्तिगत प्रोग्राम था ये, और हमारे दादाजी भी करते आ रहे थे, तो पिछले साल नहीं हो पाया था, इसके पहले भी हुआ है और पिछले साल नहीं पाया, जिस पर इसको बृहद रूप से करने का प्रोग्राम था, क्योंकि कम समय में हर जगह तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम होता है वो एक स्थान पे ही एकजुट करके किया जा सकता है। पर इसके पहले में हम डोर टू डोर जाके कंबल वितरण किए थे। इस बार हम सबको यहाँ पे बुलाकर कंबल वितरण का प्रोग्राम किया गया है और कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है इसका, क्योंकि अभी ना कोई इलेक्शन है और ना विधानसभा है, ना लोकसभा है, ना निकाय चुनाव है। यहाँ पे हमारा भी 2028 में चुनाव है, तो उससे इसका इलेक्शन से राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बस लोगों के सम्मान में अपनी नगर पंचायत के देवतुल्य जनता से मिलने का एक अवसर रहता है, इसी उद्देश्य से इसको जो है आयोजित किया गया। जी, हमारा टारगेट था 5000 लोगों का। हमने 5000 लोगों का प्रबंध भी कर रखा है कंबल का, और हमारे जो टोकन बटे हैं वो जो है तकरीबन 3500 के ऊपर बटे हैं टोकन, और जो जिनको टोकन नहीं मिला है या किसी कारण नहीं पहुंच पाया है, अगर वो भी आते हैं तो उनको भी ये कहा गया है कि बिना कंबल दिए उनको नहीं भेजना है। इस प्रेरणा का आप किसको स्रोत देते हैं? जिसका प्रेरणा का स्रोत हम अपने बाबा को देते हैं, ईश्वर को देते हैं, जो हमें उस लायक समझते हैं, क्योंकि कराने वाले भगवान श्री राम जी हैं। करहि करावई भंजन सोई, उमा राम गति लखै न कोई। भगवान जब इच्छा करते हैं तो अपना माध्यम किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने जैसी मुझे मेरे हृदय में प्रेरणा दी, ऐसे लिए प्रभु श्री राम चरणों में बारंबार प्रणाम। आज नगर पंचायत गढ़वारा में यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष के सुपुत्र एवं उनके प्रतिनिधि श्री सचिन सिंह जी के द्वारा यहाँ पे कंबल वितरण का यह कार्यक्रम आयोजित किया।
ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित हुआ। 2000 से अधिक लोगों को कंबल वितरण करने का आज कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। इसमें नगर पंचायत गढ़वारा के लोग और आसपास के ग्रामीण लोग भी सम्मिलित हुए हैं। सबको कंबल दिए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है और प्रतापगढ़ के लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, जो कि निस्संदेह अनुकरणीय है। ऐसा ठंड को लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश और किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश आपके द्वारा दिए? देखिए, जहाँ तक शासकीय कार्यक्रमों का प्रश्न है, इस समय कंबल वितरण का हमारा टेंडर हो गया है। टेंडर फाइनल होते ही कंबल वितरण के कार्यक्रम किए जाएंगे। अलाव के स्थान भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। ठंड को देखते हुए शीघ्र ही बहुत सारे जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे अलाव की भी व्यवस्था की जाएगी। और तीसरा, रैन बसेरे, समस्त नगर पंचायतों में रैन बसेरे फंक्शनल करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बहुत जगह से रिपोर्ट भी आ गई है और जहाँ नहीं फंक्शनल हुए वहाँ अगले 2-3 दिन में फंक्शनल हो जाएंगे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत में आपको बता दें कि 1,37,335 वादों का हुआ निस्तारण। जिला न्यायाधीश राजीव कमल पांडे ने अदालत का उद्घाटन किया और 6,006 फौजीदार वादों में 1,62,5,750 रुपए का अर्थदंड वसूला गया है। और साथ ही 52 मोटर दुर्घटना बाद में आपको बता दें कि 4,12,260 रुपए का प्रति दिलाया गया है। और साथ ही परिवार न्यायालय द्वारा 31 वैवाहिक मामलों का हुआ निस्तारण। 18 दिन में उठी 2 अर्थियां। ननिहाल में आए 2 मासूमों का अपहरण और निर्मम हत्या इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और दिल लहला देने वाली खबर आई है, जहां पर एक ही परिवार के 2 नाबालिग बच्चों की हत्या ने पूरे इलाके और गांव को मातम में बदल कर रख दिया है। एक शादी के घर में पहले अपहरण हुआ, फिर 18 दिनों के भीतर 2 मासूमों की लाश मिली है। इस दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस की ग्रुप से फरार है। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। संभल के धनारी थाना क्षेत्र के मझोला फतेहपुर गांव का मामला पुराना है। आपको बता दें कि जिस घर में 18 दिन पहले शहनाई बजी थी, लेकिन आज यहां सिर्फ मातम और चीखें हैं। 15 वर्षीय अमरपाल और उनके छोटे भाई 10 वर्षीय कमल सिंह की निर्मम हत्या। मामा के घर शादी में आए थे दोनों भाई। क्या पता था जिस रिश्ते पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था वही उनका कातिल बन जाएगा। रोते हुए परिजनों की पुकार सुनिए। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के मुख्य गेट की हालत बदहाल हो चुकी है। जिस गेट से प्रशासन की पहचान होती है वही गेट आज अतिक्रमण की चपेट में है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि न्यायालय और जिला अधिकारी कार्यालय के मुख्य गेट पर चारों ओर अतिक्रमण फैला हुआ है। हालात ऐसे हैं कि गेट के अंदर मोटरसाइकिल तक नहीं जा पा रही है। गेट पर लगे नाम पत्र तक लगभग मिट चुका है, जिससे यह पहचान भी मुश्किल हो गई है कि यह जिला प्रशासन का मुख्य प्रवेश द्वार है।
और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस गेट की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारी दूसरी गेट से आवागमन कर रहे हैं और यहाँ मुख्य गेट उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि साहब गेट पर इतना अतिक्रमण है कि पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन को कई बार बताया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय और जिला प्रशासन जैसे संवेदनशील परिसर के मुख्य द्वार पर इस तरह की अव्यवस्था सुरक्षा और व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े करती है। अब सवाल ये है कि जब जिला अधिकारी कार्यालय का मुख्य गेट ही अतिक्रमण से जूझ रहा है तो आम जनता की समस्याओं पर कार्रवाई कैसे होगी। जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग उठ रही है। शाहजहांपुर की यह खबर है। सीतापुर में दिनांक 13 दिसंबर 2025 विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के त्वरित साथ ही तत्वाधान में माननीय अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अध्यक्षता में दिनांक 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के समापन के उपरांत यह जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर श्री कुलदीप सक्सेना जी द्वारा श्रीमती जया पाठक प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मोहम्मद गुलामुल मदार और पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण एवं अन्य न्यायाधीशों व बार प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर उनके एवं अन्य न्यायाधीश गण द्वारा समाज कल्याण विभाग एवं दिव्यांग विभाग के चिन्हांकित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं ट्राई साइकिल वितरण किया गया। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर कुलदीप सक्सेना द्वारा जेल के बंदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। एक अंगूठी पहल के रूप में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संरक्षिका फाउंडेशन NGO के सहयोग से प्लास्टिक बोतल बैग का उद्घाटन भी जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर कुलदीप सक्सेना जी द्वारा श्रीमती जया पाठन प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मोहम्मद गुलामुल मदर पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य खाली प्लास्टिक बोतलों को संग्रहित करके उनके पुनः प्रयोग को सुनिश्चित करना और जिससे कि स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया जा सके। इस अवसर पर समस्त न्यायाधीश गण और साथ ही संरक्षक फाउंडेशन द्वारा प्लास्टिक के पुनर्प्रयोग से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया एवं आम जनता द्वारा भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस अनूठी पहल की सराहना की गई है। श्री विजय कुमार आजाद स्पेशल EC एक्ट द्वारा रिकॉर्ड 274 वादों का निस्तारण किया गया एवं उनके सहित अन्य समस्त अपर जिला न्यायाधीशों द्वारा निस्तारित वादों की संख्या 296 रही है। परिवार न्यायालय सीतापुर के प्रधान न्यायाधीश श्रीमती जया पाठक द्वारा कुल 29 लंबित वादों का समझौता सफलतापूर्वक किया गया। अपर प्रधान न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 श्रीमती निशा झा द्वारा 41 लंबित वादों का सफल अनावरण किया गया। अपर प्रधान न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 श्री सुबोध भारती द्वारा 51 लंबित वादों का सफल अनावरण किया गया। इस प्रकार समस्त अपर जिला जज द्वारा कुल 121 वादों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकारीगण सीतापुर के सम्मानित अध्यक्ष मोहम्मद गुलामुल मदार द्वारा सुलह समझौता आधार पर कुल 74 मामलों का निस्तारण किया गया। साथ ही श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व समस्त अन्य नागरिक मजिस्ट्रेट व बाह्य न्यायालयों द्वारा कुल 6525 वादों का भी निस्तारण किया गया। विभिन्न बैंकों फाइनेंस कंपनियों द्वारा और साथ ही प्री लिटिगेशन बैंक रिकवरी के कुल 1940 मामलों का निस्तारण किया गया और निस्तारण कर 8,43,000 और साथ ही 1667 रुपये प्राप्त किए गए हैं। उक्त लोक अदालत में और साथ ही वहां पर इस प्रकार का माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में पिछली लोक अदालत में निस्तारित वादों की अपेक्षा 44.7% अधिक वादों का उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कर कुल आपको बता दें कि 1,96,758 वादों का निस्तारण सफलतापूर्वक किया गया। जौनपुर में 2 बाबाओं की सरेआम हुई पिटाई। अज्ञात व्यक्तियों ने बेल्ट और डंडों से की मारपीट। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो होते ही पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। पुलिस ने 4 व्यक्तियों को लिया हिरासत में। जौनपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा।
आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 थाना कोतवाली के अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें 2 व्यक्ति जो कि बाबा की वेशभूषा में थे, उन्हें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बेल्ट डंडे से पीटा जा रहा था। तत्काल पुलिस एक्शन में है। पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित थाने पर लाया गया तथा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक मुकदमा संख्या 368/25 थाना कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा उन अज्ञात व्यक्तियों को चिन्हित किया गया और मैं ये बताना चाहूँगा, उनमें से 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धन्यवाद। जनपद बदायूं में रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर बदमाश ने किया फायर, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर में मारी गोली। पैर में गोली मारने के बाद पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार, उपचार के लिए कराया भर्ती। उजानी कोतवाली क्षेत्र के कचला चौकी प्रभारी कपिल कुमार में पुलिस बल के साथ रोड पर कर रहे थे चेकिंग। बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को चेक करते समय बदमाश ने पुलिस टीम पर किया फायर। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। अभियुक्त मोहम्मद अहमद पुत्र यासीन निवासी कस्बा सिरसी थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल कर रहने वाला है, जिसको 2 दिसंबर को उजानी कोतवाली क्षेत्र में कंटेनर खराब हो गया था, उसको देखने आया था। उजानी पुलिस द्वारा उक्त कंटेनर को पूर्व में लावारिस में दाखिल कर चौकी कचला पर खड़ा करवा दिया गया था। अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न अपराधों में कई मुकदमे दर्ज है। अभियुक्त के पास बिना नंबर प्लेट की स्विफ्ट डिजायर कार को 2 तमंचा 315 बोर खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ है। उजानी थाना पुलिस टीम के द्वारा देर रात्रि चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान कचला से मुजरिया की तरफ जंगल वाले रास्ते पर एक बिना नंबर की सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा जब चेकिंग के लिए उधर आगे बढ़ी तो उसमें सवार बदमाश के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे बदमाश के गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम मोहम्मद अहमद बताया, जो संभल का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास भी है, जो इसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं। इसके द्वारा बताया गया कि 2 दिसंबर को एक कंटेनर खराब होने के कारण यहाँ रह गया था, जिसको देखने के लिए यह आया था। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर कार्टेज और स्विफ्ट कार बरामद हुई है। इसको उपचार हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा गया है। इस संदर्भ में अग्रिम पूछताछ के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। कानपुर की पनकी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पनकी पुलिस ने 3 शातिर लुटेरे बीरपुल किशोर कुमार और साथी नारायण को, आपको बता दें कि पतंजलि गोदाम भंडर के पास से गुजैनी से गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपी लखनऊ के रहने वाले हैं। खुलासा करते हुए डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि तीनों आरोपी राह चलते लोगों को विश्वास दिलाकर असली सोना दिखाकर नकली पीतल बेच देते थे और तीनों के पास से पुलिस ने सोने के असली व नकली आभूषण 3 लाख रुपए बरामद किए थे। साथ ही 4 लाख रुपए अकाउंट में फ्रीज कर दिया गया है। नमस्कार, आप देखें आकाश टाइम। मेरा नाम है चंदन सिंह। जैसा कि आपको बताते हैं कि पनकी पुलिस को बड़ी सफलता है। जी हाँ, एक मामला इस प्रकार का सामने आया है, जहाँ पे लोग 3 लुटेरे जो लोगों को विश्वास दिलाते थे और विश्वास दिलाकर उनको असली सोना दिखाकर नकली पीतल बेच देते थे। जी हाँ, लेकिन चेकिंग के दौरान पनकी पुलिस के हत्थे वो चढ़े। पुलिस ने उनसे कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लोगों के साथ टप्पेबाजी करते थे।
एसपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि ये लखनऊ के रहने वाले हैं। ये जो आरोपी हैं ये कई दिनों से टप्पेबाजी कर रहे थे। हमारी सर्विलांस की टीम और थाना पनकी के संयुक्त टीम के द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। तथ्य संज्ञान में आया है कि इन्होंने हमीरपुर के एक व्यक्ति को नकली सोने का हार देकर के उससे 16 लाख रुपए जो है ले लिए थे और उसके बाद फिर ये लोग गायब हो गए थे। लखनऊ के रहने वाले हैं तीनों अभियुक्त हैं। बाद में जब पता चला कि वो नकली हार है तब इसकी हमारी सर्विलांस टीम के द्वारा जब इसकी जांच की गई और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है तो इनके कब्जे से बहुत सारा माल जो है नकली बरामद हुआ है। एक जो है उस माल को दिखा करके नकली माल को दिखा करके उससे पैसा ये लोग ले लेते हैं। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोने के, चांदी के और इस तरह के जो है आभूषण और जेवरात भी बना के अपने साथ रखते हैं। कितने ऐसे मामले सामने आए कुछ और पूछताछ पता चला कि कितने लोगों ने ठगी इन्होंने की है? यहाँ पे इन्होंने एक यही किया था जिसमें पकड़े गए हैं और शेष गहराई से इनकी पूछताछ की जा रही है। सोने चांदी के एंटीक आभूषण होने की बात कहते थे, कैसे जान बताते थे? ये सोने चांदी के जो एंटीक आभूषण बताते थे और कहते थे कि सर हमारे पास ये है, मिला हुआ है। या कभी इन्होंने कहा कि हम खुदाई कर रहे हैं, हम लेबर सप्लाई करते हैं, जहाँ खुदाई कर रहे हैं वहाँ से पुराने सिक्के मिले हैं। इस तरह करके ये बरगलाते थे और फिर बाद में जो है उसको जो है नकली माल दे करके उससे पैसे ले करके चले जाते थे। इनके कब्जे से काफ़ी सामान जो है नकली जेवरों के बरामद हुआ है। 3 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं और इनके 2 अकाउंट में से 4 लाख रुपए फ्रीज कराए गए। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अनुज कुमार के साथ मैं चंदन सिंह, आगाज टाइम कानपुर। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।